सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, क्या हाल है? ठीक हूँ। और आज जो है वो है बहुत ही मुख्य बात जो हम बताना चाहते हैं। आज है विश्व कैंसर दिवस। और आकांक्षा, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पूरी दुनिया में गंभीर रूप लेती जा रही है इस समय। बिल्कुल आरती, ये जो हम दिवस मनाते हैं ना, जो कई स्पेशल दिन होते हैं, इनको मनाने का उद्देश्य यही होता है कि उस विषय में चाहे वो कोई बीमारी हो जो या कोई खास दिन हो, उसके बारे में लोगों में जागरूकता आए। तो ये जो बीमारी है कैंसर जैसी, पूरी दुनिया में गंभीर रूप लेती जा रही है। और इस बीमारी होने के ये कई जो कारण हैं वो इतने व्यापक हैं और इनमें इतनी विभिन्नता है कि कुछ भी कारण हो सकता है। आधुनिक जीवन शैली से लेकर जो हमारा खान पान है और पर्यावरण में आ रहे लगातार जो परिवर्तन हैं, ये भी चीज़ें कैंसर का कारण बन सकती हैं। और यही कारण है कि इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर साल 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। जी हाँ। और इस दिन को कैंसर के प्रति दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। बिल्कुल। और ये जागरूकता जो आपने भी जैसे बताया कि इसको इसीलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य जो है यही है कि जिससे कि हम जागरूकता फैला सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और हर साल एक थीम को लेकर ये जो आयोजित किया जाता है, ये जो विश्व जो कैंसर दिवस है जी। हाँ, तो इस बार की थीम है आई एम एंड आई विल, यानी कि कैंसर को हमें हर कीमत पे हराना है। और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान की बात करें तो दुनिया में हर साल होने वाली 6 मौतों में से 1 की वजह कैंसर ही होती है। और वैसे तो कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इसका सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जा सकता है और कैंसर से छुटकारा पाना भी संभव हो सकता है। इसी विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमने इंटरव्यू लिया डॉक्टर आनंद पाठक जी का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर जो कि नागपुर में स्थित है, वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं और 25 साल का उनका अनुभव है। तो आइए सुने वो क्या कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रेडियो सखी ममता सिंह और टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद पाठक। सखी सहेली कार्यक्रम की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से डॉक्टर साहब आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज विश्व कैंसर दिवस है, तो विश्व कैंसर दिवस पर इस बार कैंसर के बचाव के लिए थीम क्या रखा गया है? सबसे बड़ा थीम इसमें रहेगा जागरूकता। कैंसर के बारे में जागरूकता अभी भी बहुत कम है, इसलिए 10 में से 6 या 7 मरीज जो है वो लेट स्टेज में पहुंचते हैं। जी जी। जिसके कारण इलाज करने से कई बार सक्सेस नहीं मिलता है। तो जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में डर को हटाना। डर के मारे पेशेंट सामने आते नहीं है। बीमारी का डर है, ट्रीटमेंट का डर है, जिसके कारण कई बार इलाज के लायक होने के बावजूद मरीज इलाज के लिए सामने आता नहीं है जी। तीसरा डर है खर्चे का। ऐसा जनमानस में ये परसेप्शन है कि ये बहुत खर्चीला ट्रीटमेंट है। कुछ हद तक सही भी है क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट चलता है। इसके लिए जैसे गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है जी जी। और पिछले कुछ सालों से कुछ गवर्नमेंट प्रायोजित स्कीम्स भी कैंसर मरीजों के लिए जो है आ गई है। इससे जो ट्रीटमेंट है जी, उसके लिए पेशेंट का एक्सेस बढ़ गया है। जैसे गांव खेड़े में लोग हैं, उन तक ये ट्रीटमेंट पहुंच नहीं सकती थी, आज वो लोग भी जो है सामने आकर ट्रीटमेंट करने की हिम्मत करे क्योंकि उनको सपोर्ट है जी। मगर ये अभी भी पर्याप्त नहीं है जी हाँ, क्योंकि हर कैंसर का ट्रीटमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट की जरूरतों को नजर रखते हुए इस स्कीम को और डेवलप करना जरूरी है जी हाँ। तो जागरूकता, डर, खर्चा जी। तो मरीज हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो चिकित्सा विज्ञान की ओर से क्या पहल हो रहा है, किस तरह का पहल किया जा रहा है कि लोगों के मन से डर और भ्रांतियां खत्म हो?
लोग डॉक्टर के पास पहुंचे, क्या कुछ उन्हें समझाया जाए मरीजों को? करेक्ट। अब उसमें ऐसा है कि कैंसर के जो प्राथमिक लक्षण रहते हैं बहुत सीधे रहते हैं, सिंपल रहते हैं, जिससे कई बार पेशेंट के मन में शंका आती नहीं, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर के मन में शंका आती नहीं। जी हाँ। जैसे उम्र बढ़ती है, कैंसर होने का प्रमाण बढ़ता है, तो अलग अलग अस्पताल या अलग अलग चिकित्सक जो स्वास्थ्य स्क्रीनिंग योजनाएं इम्प्लीमेंट करते हैं 40 के बाद या 50 के बाद, जैसे महिलाओं के लिए मेमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, जी हाँ। पुरुषों के लिए कुछ टेस्ट है, तो इनमें सक्रिय सहभाग लेना जरूरी है, क्योंकि लक्षण अगर सौम्य है उसी समय पता चले या लक्षण होने के पहले पता चले तो क्योर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ। तो जो हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं, जैसे फैमिली में किसी को कोई स्पेसिफिक कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जी, तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है उनमें इस टाइप के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको इनहेरिटेड कैंसर्स बोलते हैं। फिर जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको चू करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फिर ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत एक्सट्रीम एज है, ये सारे जो कैंसर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, तो इनके बारे में जागरूकता अगर बढ़ जाती है तो खुद की पर्सनल रिस्क कितनी है कैंसर होने की, ये एक आम आदमी के समझ में आएगा। फिर कैंसर स्पेसिफिक जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। जी, महिलाओं के कैंसर की बात आपने की, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी के कैंसर के लिए, तो इनके लिए हमारी सखियों सहेलियों को किस तरह से सजगता की ज़रूरत है? वो किस तरह की जांच नियमित रूप से कौन से जांच करवाएं, और खान पान का, एक्सरसाइज का और सकारात्मक सोच का कितना प्रभाव पड़ता है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई प्रिवेंटिव ऐसी लस वगैरह, वैक्सीन वगैरह नहीं है जी। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन होना संभव है। ब्रेस्ट में गठान होने के बारे में एक जागरूकता, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस, जी, हर महीना में, जैसे माहवारी आने के 1 हफ्ते बाद महिला ने खुद को एग्जामिन करके देखना चाहिए कहीं कोई गठान है क्या। जी जी। गठान होने से तुरंत सर्जन के पास जाना जरूरी है। फिर 40 साल के बाद रेगुलर मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग हर जगह उपलब्ध है। जी हाँ। अभी इवन मोबाइल वैन्स है जो गांव खेड़े में जाकर मैमोग्राफी भी करती है। जी। उसके बाद अगर लाइफस्टाइल जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल, वजन मोटापा काबू में रखना, रेगुलर एक्सरसाइज, जी, और देश में जैसे नॉनवेज या रेड मीट का कंजम्पशन, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, फॉर्चुनेटली अपने देश में ये कम है। जी जी। अगर और सकारात्मक सोच, लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज यानी बॉडी मास इंडेक्स, फिर अल्कोहल, रेड मीट का कंजम्पशन कम करना, पॉजिटिव थिंकिंग, जी, और रेगुलर स्क्रीनिंग। जी जी। अगर ये 4-5 चीजों के ऊपर अमल करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन करना संभव है। अर्ली स्टेज में पता चलने से ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल। जी जी। और जांच की पद्धति के बारे में अगर संक्षेप में बता सकते हैं तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से जांच की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जैसे ही मरीज को पता चलता है कि उनका जांच होने वाला है और वो डर और घबराहट में डॉक्टर से, खासतौर से ऑन्कोलॉजिस्ट से दूर भागना चाहते हैं। एकदम सही बात है आपकी। कोई भी गठान हो जाती है तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उसका टिश्यू सैंपलिंग करेंगे। जो गठान से या तो सुई से या फिर छोटे से ऑपरेशन से उसका एक टिश्यू निकालकर पैथोलॉजी लैब में भेजेंगे। पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेगा कि कैंसर सेल्स है क्या, और वही कंफर्म डायग्नोसिस होगा। इसके बगैर सिर्फ स्कैन करके कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होता है। जी जी। बायोप्सी इसको बोलते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत सारे पेशेंट डरते हैं जी, उनको लगता है भाई ये करने से और बीमारी बढ़ जाएगा, जी, फैल जाएगा पूरे शरीर में, लेकिन ऐसा ये निराधार है। दूसरा, एक बार डायग्नोसिस हो जाए भाई इस टाइप का कैंसर है, फिर जानना जरूरी होता है कि कहाँ कहाँ शरीर पर है। इसके लिए एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI और पेट स्कैन, ये सारी इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध है। कुछ ब्लड टेस्ट की जाती है। तो बीमारी कौन सा है, ऑर्गन ऑफ ओरिजिन कौन सा है, कितना अंदर शरीर में फैला है, पेशेंट की हालत क्या है और ट्रीटमेंट क्या उपलब्ध है। जी जी। ये 3-4 चीजों को नजर में रखते हुए फिर हर एक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। जी जी।
एक मरीज को जो ट्रीटमेंट प्लान बनेगा दूसरों के लिए दूसरा बनेगा, हर पेशेंट जो है अलग अलग है। तो डिसीजन मेकिंग में हमारा जो भारतीय नागरिक है वो हेल्थ केयर डिसीजन के बारे में खुद को सक्षम नहीं समझता। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश में एकदम उल्टा है। प्रदेश में वो नागरिक जो है, आम नागरिक बहुत जागरूक है। वो बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर आई वांट दिस। जी जी। तो उतना सक्षम हमने हमारे पेशेंट को बनाना चाहिए कि दे शुड बी इन्वॉल्व, कि नहीं देखो जी जी दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गो। जी, आपका इसमें क्या डिसीजन है, व्हाट डू यू वांट। जी हाँ, एक बार क्लैरिटी आ जाए तो पेशेंट भी जो है हिम्मत से आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, लगेगा कि सारी चीजें मेरी नियंत्रण में है। और डॉक्टर साहब, हमें हमारे श्रोताओं को बताइए, मरीजों के लिए हौसले की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक मरीज को के लिए पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ तक असर करती है? पॉजिटिव थिंकिंग से इलाज क्या जल्दी होता है, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। पॉजिटिव थिंकिंग से जैसे ही कैंसर डायग्नोसिस होता है वो सोचता है कि बस सब खत्म, लेकिन उसको ये जानना जरूरी है कि कैंसर के बाद भी लाइफ है। जैसे अभी कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, एक समझ लीजिए एक मरीज ने सुन लिया, डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया जी। अगले एक क्षण में वो कैंसर सर्वाइवर माना जाता है, यानी ही हैज सर्वाइव्ड द कैंसर, जी जी, मे बी बाय फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स, ठीक है जी। तो ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ दैट ओके आई हैव डेल्ट विद कैंसर बट नाउ आई हैव सर्वाइव्ड दैट, सो आई वांट टू सर्वाइव मोर। और ये पॉसिबल है। कई बार जैसे कैंसर जो होता है तो हम लोग देखते हैं क्योर करना पॉसिबल है क्या। अगर क्योर करना पॉसिबल नहीं है तो कैंसर को कंट्रोल करके लाइफ बढ़ाई जा सकती है क्या। जी जी। और जैसे कई बार एक क्रॉनिक डिसीज होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो इनक्योरेबल है लेकिन क्रॉनिक डिसीजेस है। कई सारे अडल्ट कैंसर जो है क्रॉनिक डिसीज के रूप में अभी सामने आए हैं। इलाज से कैंसर को कंट्रोल में रखना संभव है ताकि वो अपनी फ्रूटफुल लाइफ जो है वो जी सके आगे। तो ये भावना पेशेंट के मन में दृढ़ होना जरूरी है कि नाउ आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, जी, आई हैव ऑलरेडी सर्वाइव्ड माय कैंसर डायग्नोसिस। जी। और उस दृष्टिकोण से वो आगे बढ़े तो ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। जी। ट्रीटमेंट में गैप्स कम पड़ेंगे, ही विल बी एबल टू कोप अप विद द ट्रीटमेंट। और हम लोग बोलते हैं कि आप आराम बिल्कुल मत करो, कीप ऑन वर्किंग, डोंट इंटरप्ट योर लाइफ। जी, दैट इज द वे वी शुड काउंसल देम। जी, बहुत ज़रूरी है ये सोच रखना, और तभी अपने को कैंसर विजेता अगर मानेंगे मरीज, तभी वो विजेता होंगे। Absolutely, yes. जी, डॉक्टर आनंद पाठक, आपने विविध भारती के इस बातचीत के लिए वक्त दिया, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे थे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद पाठक से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर आनंद पाठक, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर नागपुर स्थित इस कॉलेज के मेडिकल डायरेक्टर हैं, इस अस्पताल के। और ये बता रहे थे कि अर्ली डिटेक्शन, यानी जितनी जल्दी आप पता करें, आपको पता चले, उतनी ही जल्दी इलाज संभव है। जागरूकता बेहद ज़रूरी है। आप अपने शरीर के प्रति आप जितने जागरूक रहेंगे, अगर कोई बीमारी है वो जल्दी पकड़ में आएगी और उसका इलाज उतनी ही सरलता से संभव होगा। लेकिन फिर भी अगर माना कोई बीमारी आ भी गई, कोई नकारात्मक चीज़ है भी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, उसको सकारात्मक तरीके से उसका सामना करिए। ये जो ज़िंदगी है उसको मुस्कुराते हुए जीना ही बेहतर इलाज है। और आज 4 फरवरी है। जब हम अपने इतिहास को देखते हैं आरती, तो हमारी जो स्वतंत्रता की जो संघर्ष गाथा है, ये जो सफ़र रहा है, इसके कई पन्ने इतिहास में दर्ज हैं। और ऐसे ही एक पन्ने पे दर्ज है 4 फरवरी 1922 में हुआ चौरी चौरा कांड। जी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी सन 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी, और इसमें 23 पुलिस वाले भी शहीद हुए। जी। और इस घटना में 3 नागरिकों की भी मृत्यु हुई थी। ये जब पता चला कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के जो थानेदार थे, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को मारा पीटा था, तो उसके बाद वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। और
इस जो ये पूरी स्थिति थी इसने हिंसा का रूप ले लिया और इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आकांक्षा। और 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया और इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12.2 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाया। जी, चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज एक समारोह हुआ। उसका वर्चुअल उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जी सुबह 11 बजे। और उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने पर इस शताब्दी समारोह का भी आयोजन कर रही है। और इस मौके पर एक डाक टिकट का विमोचन भी किया गया जी। और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया गया। चौरी चौरा घटना की याद में इस समारोह के अंतर्गत पूरे साल आयोजन किया जाएगा और 4 फरवरी सन 2022 को इसका समापन होगा और इसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी कई बातें हैं, कई घटनाएं हैं जो आज भी जब याद आती हैं, जब मानस पटल पर उभरती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं घटनाओं ने कहीं ना कहीं नींव रखी हमारी आज़ादी की। बिल्कुल। और जब हम हौसलों की बात करते हैं आरती, तो हौसले जब बुलंद होते हैं तो चुनौतियों का जो कद है वो छोटा पड़ जाता है। हम बात करने जा रहे हैं सफल महिला के अंतर्गत देश की पहली महिला कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर वनीता अरोड़ा की। जी, और देश की पहली महिला कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर वनीता अरोड़ा का जीवन मुश्किलों भरा जरूर था, पर उनकी आत्मविश्वास से भरी शख्सियत ने तमाम मुश्किलों को शिकस्त दे दी। और यूं तो जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और हमेशा हालात एक जैसे नहीं होते। हमें अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। वास्तविक जीवन की चुनौतियों और वक्त जो भी होता है वो हमें सब कुछ सिखाई देता है। बिल्कुल। मूलतः अमृतसर की रहने वाली डॉक्टर वनीता अरोड़ा के पिता डॉक्टर और माताजी घरेलू महिला थी। MBBS फाइनल ईयर की परीक्षा देते ही वनीता जी की शादी हो गई। उनके पति भी डॉक्टर थे। जिंदगी बहुत ही खुशियों भरी गुजर रही थी। अभी शादी को सिर्फ 10 महीने ही बीते थे कि अचानक वनीता जी के जीवन में एक भूचाल सा आ गया और एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु ने उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस कर दिया। वनीता जी को लगा कि जैसे अब ये अंधेरा ही उनका भविष्य है। जी हाँ, और अक्सर वनीता जी के मन में ये सवाल कौंधा करते थे कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि कल तक जिस ससुराल की वो लाडली बहू थी वहीं पर उन्हें मनहूस की उपाधि दे दी गई थी और कहने को तो वो एक सभ्य और सुसंस्कृत डॉक्टर्स के परिवार की बहू थी, लेकिन उनके साथ उन्हें कुछ घरेलू हिंसा भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। वनीता जी का आत्मविश्वास इस कदर टूट चुका था कि उन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं होता था कि वो एक MBBS डॉक्टर हैं। संकोचवश वो अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन एक दिन जब उनके पिता उनसे मिलने आए तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से सब देखा और वनीता जी के ससुराल से ये आग्रह किया कि उनकी पढ़ाई आगे जारी रखें। तो वो और फिर ये अपनी बेटी को अपने घर ले आए वो। और एक धीरे समय बीतता गया। जीवन के उस कठिन दौर में उनके माता पिता और छोटे भाई चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे और वो भी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई, जहां एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल से उन्होंने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया। इसके बाद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया। उस वक्त इसके लिए वहां एकमात्र सीट होती थी और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने वाली वो देश की पहली महिला थी। इसीलिए वहाँ साथ पढ़ने वाले कुछ पुरुष डॉक्टर्स उनसे ईर्ष्या करते थे। और खुद को योग्य साबित करने के लिए वनीता जी को अपने साथियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी और कार्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाने लगी। और वो समय भी आया जब वर्ष 1995 में उन्होंने उसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी थी और वो अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बलबूते एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल के कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विभाग की डायरेक्टर के पद पर पहुंची। चुनौतियों ने उन्हें हराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय ने उनके लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए। आकांक्षा, अभी आज है गुरुवार और गुरुवार के सखी विशेष में आज हम लेकर आए हैं किशोरी आमोनकर जी को।
और किशोरी आमोणकर जी का जन्म हुआ 10 अप्रैल सन 1931 में। मुंबई में हुआ था उनका जन्म। और किशोरी आमोणकर जी हिंदुस्तान के प्रसिद्ध घराने जयपुर अतरौली घराना अल्लादिया खान घराना से ताल्लुक़ रखती थी। किशोरी आमोणकर जी की माता जी मोगूबाई कुर्डीकर ने 10 साल तक अल्लादिया खान साहब से प्रशिक्षण लिया था। और किशोरी आमोणकर जी ने अपनी माताजी से इस घराने की विशेषताओं जैसे कि छोटी बंदिशें, खुली आवाज़ की गायकी और वक्रतानों की बारीकियां सीखी थीं। किशोरी आमोणकर जी की विशेषता थी कि वो सिर्फ एक घराने से बंध कर नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने कई अन्य घरानों से भी संगीत साधना की, जो कि उनकी गायकी में साफ झलकती थी। किशोरी जी अपनी गायकी के साथ प्रयोग तो करती ही थी, लेकिन उन्हें यह बात जरा भी मंजूर नहीं थी कि रागों के साथ छेड़छाड़ की जाए। ख्याल हो या ठुमरी, भजन हो या फिर फिल्म का कोई गीत, किशोरी आमोणकर जी की गायकी का जादू हर तरह की गायकी को विशेष और सबसे अलग बना देता था। ख्याल गायकी में तो उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। अपनी गायकी को लेकर किशोरी जी इतनी ज़्यादा गंभीर थीं कि उनका पूरा व्यक्तित्व उनकी गायकी का दर्पण बन गया था। एकांत उन्हें सबसे ज़्यादा सुकून भरा लगता था। साथ ही किशोरी जी समय की बहुत पाबंद थीं। समय का महत्व उन्हें पता था, इसीलिए वो समय का बहुत आदर करती थीं। उन्हें एक पल भी खराब करना पसंद नहीं था। बिल्कुल। और वो अपना एक एक पल, एक एक क्षण अपनी गायकी के लिए समर्पित कर देने में यकीन करती थीं। यहाँ तक कि वो साक्षात्कार देना भी पसंद नहीं करती थीं। उनका कहना था कि इस सब से उनके रियाज में विघ्न पड़ता है, रुकावटें आती हैं, जबकि वो एकाग्रता से अपनी सुर साधना में समय बिताना चाहती थीं। उनका पूरा व्यक्तित्व सादगी, सरलता और उनकी सुर साधना के जुनून को दर्शाता था। किशोरी जी की अपनी गायकी और समय की पाबंदी का अंदाज़ा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि वो हर राग को उसके पारंपरिक समय पर ही गाती थीं। जिस वक्त का जो राग होता था वो उसे उसी समय विशेष पर गाती थीं। उसमें ज़रा सा भी फेरबदल उन्हें पसंद नहीं था। किशोरी आमोणकर जी की अपनी संगीत साधना के प्रति प्रतिबद्धता और गंभीरता को बताती ये एक बात ये भी है कि उनका मानना था कि शाम के समय संगीत कॉन्सर्ट होने की वजह से ऐसे बहुत से रागों को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें गाना संभव नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे राग होते हैं जो सिर्फ सुबह के समय ही गाए जाते हैं। इसीलिए किशोरी जी जब भी अपने कॉन्सर्ट में कोई सुबह का राग चुनती थी तो वो कॉन्सर्ट सुबह के समय ही रखवाती थी। ये किशोरी आमोणकर जी ही थी जिन्होंने सुबह 6 बजे के कॉन्सर्ट की शुरुआत की। शास्त्रीय संगीत में पारंगत किशोरी आमोणकर जी ने फिल्मों में गायकी से एक दूरी बनाकर रखी थी। हाँ, सन 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, जो कि वी शांताराम जी की फिल्म थी, उसमें उन्होंने एक गीत ज़रूर गाया था। बिल्कुल। और फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के 26 साल के अंतराल के बाद फिल्म दृष्टि के लिए गायकी के साथ साथ संगीत भी दिया उन्होंने। और फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के लिए जब किशोरी आमोणकर जी ने जब गाया था तो उनका कहना था कि उनकी इस कदम पर उनकी माताजी बहुत नाराज़ हुई थी। और साथ ही उनकी माताजी की ये चेतावनी भी थी कि अगर किशोरी जी ने फिर से फिल्मों में गायकी की तो वो कभी अपनी माँ के तानपुरे को हाथ भी नहीं लगा सकेंगी। जिसके बाद किशोरी ने फिल्मों में गायकी का रुख नहीं किया और पूरी गंभीरता से शास्त्रीय संगीत की साधना में लगी रही। किशोरी आमोणकर जी को संगीत कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत संशोधन अकादमी सम्मान, साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत सम्राज्ञी सम्मान जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। किशोरी आमोणकर जी सबसे ज़्यादा सम्मानित तब महसूस करती थीं जब शंकराचार्य जी ने उन्हें गान सरस्वती कहा था। आत्मा तक राग रागनियों से सराबोर कर देने वाली किशोरी आमोणकर जी ने 3 अप्रैल सन 2017 को इस दुनिया से विदा ली, लेकिन उनकी गायकी हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो चुकी है। तो आरती, श्रोताओं को वो गीत सुनवा देते हैं जो उन्होंने वी शांताराम के फिल्म गीत गाया पत्थरों में गाया था। बिल्कुल। आकांक्षा, आज है गुरुवार और आज एक और विशेष चीज़ लेकर हम आते हैं। आज है पर्यटन और पर्यटन के अंतर्गत हम लेकर आए हैं थोड़ी सी झलक ब्रजधाम की। तो ब्रजभूमि का कण कण रसमय है, यहाँ प्रेम भक्ति का साम्राज्य है। इसे गोलोक धाम से भी कहीं अधिक बढ़कर माना गया है, इसीलिए ब्रज की छवि अद्भुत और अनुपम है। आज भी यहाँ चारों ओर आराधना और उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य भाव, एक अदृश्य शक्ति हृदय स्थल के अंदर प्रवेश करने लगती है, जो ब्रज की परिधि छोड़ने के बाद भी मन में कहीं बसी रह जाती है। यहाँ अनंत दर्शनीय स्थल हैं, सुंदर मठ, मंदिर, वन उपवन, सरोवर, कुंड, सबका अपना अपना इतिहास है।
भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है आरती, बल्कि वैश्विक स्तर पर जनपद मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान से ही जाना जाता है। आज वर्तमान में ये एक भव्य आकर्षक मंदिर के रूप में स्थापित है, जो कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से किया गया था। पर्यटन की दृष्टि से विदेशों से भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ प्रतिदिन सैलानी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विश्व में बहुत बड़ी संख्या में नागरिक आराध्य के रूप में मानते हुए यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। बिल्कुल। और अब बात करें द्वारकाधीश मंदिर की, तो मथुरा में ये मंदिर अपने सौंदर्य, सांस्कृतिक वैभव और कला के लिए जाना जाता है। ग्वालियर राज के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारिख ने इसका निर्माण सन 1814-15 में प्रारंभ कराया था, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी सेठ लक्ष्मीचंद ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया। और पूजन के लिए यह मंदिर पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी कांकरौली वालों को भेंट कर दिया गया। तब से यहाँ पुष्टि मार्गीय प्रणाली के अनुसार सेवा पूजा होती है। सावन के महीने में प्रति वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और सोने चांदी के हिंडोले देखते हैं। और मथुरा के विश्राम घाट के निकट ही अस्कुंडा घाट के निकट ये मंदिर स्थित है। मथुरा के लगभग मध्य में स्थित विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में भी 12 घाट हैं। आरती, हम बता रहे थे कि मथुरा के लगभग मध्य में स्थित विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में भी 12 घाट हैं। और हम श्रोताओं को बता दें कि आज पर्यटन के अंतर्गत हम यात्रा कर रहे हैं ब्रिज धाम की। जी। जो घाट है उस पर यमुना जी का मंदिर और आसपास अन्य मंदिर भी हैं। शाम के समय यमुना जी की आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण बलराम ने कंस का संहार करने के बाद यहीं विश्राम किया था। बिल्कुल। और बांके बिहारी मंदिर श्री वृंदावन धाम में स्थित बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें श्री कृष्ण और राधा रानी का सम्मिलित स्वरूप है और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से किया गया था। रंगजिया रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन में स्थित है और इस मंदिर के साथ एक सरोवर भी है। यहाँ वर्ष में एक बार चैत्र महीने में ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 10 दिन तक चलता है। इस मंदिर का जो गोपुर है वो बहुत ऊंचा और बहुत सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर को देखने आने वालों का तांता पूरे वर्ष लगा रहता है। मदन मोहन मंदिर वृंदावन में स्थित बहुत पुरातन मंदिर है। पुरातनता के मामले में ये गोविंद देव जी के मंदिर के बाद आता है। जी हाँ। और दान घाटी का गिरिराज जी मंदिर गोवर्धन में स्थित है और गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजन करके परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और परिक्रमा पूरी करके दर्शन करते हैं। ब्रज में इस मंदिर का बहुत महत्व है। इस स्थान पर श्री कृष्ण ने दानी बनकर गोपियों से प्रेम कलह करके नोक झोंक के साथ दान लीला की थी। गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधा कुंड के पास स्थित कुसुम सरोवर स्थापत्य कला का बहुत सुंदर नमूना है, जो बहुत ही सुंदर स्थल है। एक और दर्शनीय स्थल है ब्रज का बरसाना का राधा रानी मंदिर, जो लाल और पीले पत्थरों का बना हुआ मध्यकालीन मंदिर है। राधा रानी को ब्रज की महारानी कहा जाता है। ये जो मंदिर है, ये श्री जी मंदिर बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, जो करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर तक पहुंचने में करीब 1000 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है और राधा रानी के भक्तों का ये प्रिय तीर्थ है। बिल्कुल। और बरसाना क्षेत्र बहुत ही हरा भरा और सुंदर दिखता है। इसकी पहाड़ियों के ऊपर श्याम और गौर वर्ण के पत्थर हैं और जिन्हें यहाँ के रहने वाले राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानते हैं। बरसाने से 4 मील पर है नंदगांव, जहाँ पर श्री कृष्ण जी के पिता नंद जी का घर था। और बरसाना नंदगांव मार्ग पर संकेत नाम का स्थान है, जहाँ पे राधा और कृष्ण का मिलन पहली बार मिले थे वो। और यहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमी को, यानी कि राधा अष्टमी पे चतुर्दशी तक बहुत ही सुंदर मेला लगता है। और इसी तरह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, नवमी और दशमी को बहुत सुंदर लीला का आयोजन किया जाता है। और बरसाना की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल। नंदगांव ब्रजमंडल का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ नंदगांव में कृष्ण लीला से संबंधित लगभग 56 कुंड हैं, जिनके दर्शनों में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नंद बाबा का मंदिर भी है। और इसके अलावा वृंदावन में प्रसिद्ध गोपेश्वर नाथ, भूतेश्वर नाथ, रंगेश्वर, गलतेश्वर महादेव मंदिर हैं। गोपेश्वर नाथ मंदिर में तो महादेव का श्रृंगार शाम के समय एक गोपी के रूप में किया जाता है, जिसका स्वरूप सबसे अलग होता है। साथ ही वृंदावन में कात्यायनी शक्तिपीठ है, जो ज्ञात 52 पीठों में से एक है। बिल्कुल। और यहाँ माता सती के केश गिरे थे, इस मंदिर की बहुत मान्यता भी है और बहुत सुंदर तरह से बना हुआ है। साथ ही राधा दामोदर मंदिर, प्रेम मंदिर, लोटस टेम्पल, रमण रेड्डी का मंदिर और इस्कॉन मंदिर, चंद्रोदय मंदिर, साथ ही वृंदावन शोध संस्थान सहित ऐसी और भी बहुत सी जगह हैं जिनको देखे बिना ब्रज यात्रा अधूरी है। जी, तो जब
ब्रज की यात्रा पर आप जाएं तो इत्मीनान से जाएं। ये ना हो कि 1 या 2 दिन में आप सोचें कि हम यात्रा पूरी कर लेंगे। कई जगह है देखने के लिए, लेकिन जाएं जरूर। आकांक्षा, अभी हम बात कर रहे थे इस पर्यटन ब्रजधाम की, तो वहाँ पे एक और जगह है निधिवन, जहाँ के बारे में मैं बताऊंगी कि वहाँ पे तुलसी जी के इतने बड़े बड़े से पेड़ हैं, लेकिन वो भी सब झुके हुए से हैं और उनकी उनकी जो लता हैं सब एक दूसरे से लिपटी हुई रहती हैं। अच्छा, जो डालियां हैं वो एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। और शाम के ऐसे तो वहाँ पे बहुत बंदर ही बंदर दिखाई देंगे, पक्षी दिखाई देंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगेगी उसके बाद वहाँ पे सूरज छिपने के बाद ना तो एक बंदर दिखाई देगा ना एक पक्षी दिखाई देगा, सब चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं। अच्छा, और एक जगह और है वहाँ पे, पिपासा वन, जो मथुरा जिले का कहते हैं कि सबसे सुंदर स्थान है और बहुत विस्तृत है। चारों ओर कदम्ब के वृक्षों की कतारें हैं वहाँ पे। कहीं छोटे छोटे वृक्ष जैसे वृक्ष पापड़ी, पसेंदू, ढाक और सहोड़ के हैं। ये प्राकृतिक चौकों की जो पंक्तियां हैं, इनमें बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं। इसके पूर्व में जो जंगल है उसमें पीलू, रेमजा और करील की झाड़ियां हैं। यहाँ पर अरनी के पौधे भी हैं, जिनकी फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महकता रहता है। आरती, ऐसी कई जगहें हैं। अगर हम पर्यटन की बात करें तो जो हमारी भारत भूमि है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत विस्तृत है और बहुत समृद्ध है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह अपने श्रोताओं को, अपनी सखियों को एक किसी नई जगह ले चलें। बिल्कुल, रेडियो के द्वारा ही सही। तो आरती, आज के दिन हमने ब्रजधाम की परिक्रमा भी कर ली और हमने कुछ बातें की चौरी चौरा कांड के बारे में। इसके अलावा आज विश्व कैंसर दिवस पर हमने इंटरव्यू सुनाया अपनी सखियों को। तो कई हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो हमसे सोशल मीडिया माध्यम से भी जुड़ी। उनमें से एक सखी का कहना है कि जीवन में कितनी भी सफलता मिल जाए पर अपनों के साथ के बिना सब कुछ अधूरा है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके अपनों का साथ होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में। विश्व कैंसर दिवस पर ये खास संदेश देना चाहती हैं कि लोगों को तंबाकू सेवन से बचने के लिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो इस हेतु जागरूकता पैदा करें। और ये जो तंबाकू का सेवन करने की आदत है, इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा। तो ये तो हम भी कहते हैं, हालांकि बीमारी जो आती है वो किसी को बता के नहीं आती, कारण कुछ भी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य हमारे ही हाथों में है, तो इसे तो हमें ही बनाए रखना है। बिल्कुल, अपने प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है जी। और अब समय है कि हम अपनी सखियों से ले विदा। तो सभी से आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।